नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। आज की यह वीडियो पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी क्योंकि दोस्तों मैंने सोशल साइंस अर्थात एसएसटी के ऐसे टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेलेक्टेड किए हैं जो पेपर में आपके फंसने लायक साबित होंगे। पेपर के दिन आप लोग देखोगे इन्हीं वीडियो से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे क्योंकि सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक से मैंने टॉप क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिए हैं जो पूरे सिलेबस को एक ही वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। यह वीडियो उतनी ही महत्वपूर्ण साबित होगी जितने आपके एग्ज़ाम हॉल के क्वेश्चन पेपर के आपकी आंखों के सामने होते हैं और आप लोग उन क्वेश्चन को करने बैठते हो, तो वही सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको कराऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपकी 2 से 3 चीज़ें क्लियर होने वाली है। पहली चीज़, आपकी इसमें थ्योरी भी कंप्लीट करा दूंगा, क्वेश्चन से जुड़ी हुई जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जहां से क्वेश्चन बनने लायक होगा वो थ्योरी आपकी कंप्लीट होगी। दूसरी बात, यहां पर आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन कराऊंगा, वो आपकी प्रैक्टिस का काम करेंगे और जो आप लोग देखेंगे सुनेंगे वो आपका रिवीजन का काम यहाँ पर हो जाएगा। 3 चीज़ें, रिवीजन, पीवाईक्यू, थ्योरी, सब कुछ आपका होता हुआ चलेगा। सिर्फ आपको धैर्य बना के अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखना, बस सुनना काम आपका है, वो आपको करना पड़ेगा। समझाने का काम हमारा है, वो मैं आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर, जो कि कुछ इस प्रकार से है। सौर मंडल के बारे में है आपका क्वेश्चन। वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, और यह यूपी टेट पीवाईक्यू क्वेश्चन है। पेपर में आपके यह क्वेश्चन आ चुका है। तो पृथ्वी के पास आपको पता है उपग्रह है पृथ्वी, जिस पर हम लोग रहते हैं, जिसको नीला ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी के पास उपग्रह जिसका नाम क्या है? चंद्रमा, जिसको आप लोग रात्रि में चमकता हुआ देख पाते हैं। पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह जिसका नाम चंद्रमा है, ठीक है ना। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। आप लोग ख्याल कर लेना, ठीक है ना। सौर मंडल में 2 ऐसे ग्रह है, ठीक है ना। एक आपका बुध हो गया, दूसरा आपका शुक्र हो गया। इन दोनों ग्रहों के पास कोई अपना खुद का उपग्रह नहीं है, ठीक। तो 4th विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा है, ठीक है ना। सबसे बड़ा आकार में कौन सा ग्रह है? आपका बृहस्पति हो जाएगा। बुध सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह आपका हो जाएगा। 88 दिन में सूर्य का पूरा चक्कर लगाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह जानते हैं, सभी को ज्ञात है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको बता दिया, बुध हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपके सामने है जो कि कुछ इस प्रकार से, सिलवासा निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। लक्षद्वीप की तो राजधानी आपकी कवरत्ती है। कहाँ पर है? कवरत्ती जिसको बोलते हैं, ये आपकी लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी। दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी आपकी सिलवासा हो जाएगी, करेक्ट। दमन द्वीप की दमन हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश की आपकी ईटानगर राजधानी हो जाएगी, ईटानगर, ठीक है ना। इतना पॉइंट क्लियर करते हुए चलो जितना मैं आपको बताता हुआ चलूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? सबसे ज़्यादा पेपर में यूपी टेट में मैंने अब तक जितने भी बार आपके यूपी टेट के पेपर हुए हैं उनमें से एक क्वेश्चन मैंने आपसे मिट्टी अर्थात मृदा से आपको देखने को मिला है। 1 नंबर आपका यहीं पक्का कर दूंगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो कपास की मिट्टी के लिए सभी को पता होगा कि काली मिट्टी, ठीक है ना, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, जो कि कपास की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। इसमें कपासी मृदा के नाम से भी इसीलिए काली मिट्टी को जानते हैं क्योंकि कपास इसमें अच्छा होता है, और काली मिट्टी को रेगड़ या रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अब पेपर में क्वेश्चन जलोढ़ मिट्टी से, लाल मिट्टी से, लैटराइट मिट्टी से बहुत बार बनता है, उनको अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। 1 नंबर आपका यहीं से पक्का हो जाएगा मिट्टी वाले चैप्टर से, क्योंकि सिलेबस में आपका दिया गया है। यूपी टेट के सिलेबस में एक चैप्टर आपका दिया गया है भारत, मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव। इसी में सबसे पहले हम आपको मृदा को समझाएंगे, जिसमें मृदा के 2 से 3 प्रकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, पेपर में रिपीट होता है क्वेश्चन। सबसे पहली मृदा जलोढ़ मृदा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए मलबे से निर्मित है। उत्तर भारत में यह गंगा ब्रह्मपुत्र से निर्मित है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में
महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी के द्वारा लाए गए मलबे से यह मिट्टी आपकी निर्मित है। जलोढ़ मृदा में गेहूं, चावल, चना होता है। ठीक, पहली मृदा मैंने आपकी यहाँ पर क्लियर कर दी। दूसरी मृदा जिससे पेपर में क्वेश्चन आया था और पॉइंट हाईलाइट है यहाँ पर, कपासी या रेगुर मृदा भी इसको बोलते हैं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। ये पेपर में सर्वाधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर मैंने कर दिया। काली मृदा मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। ये 3 राज्य सबसे ज़्यादा काली मिट्टी को उत्पादित करते हैं या पाई जाती है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। उसके बाद आपकी लाल पीली मिट्टी आपकी हो जाएगी, है ना, ठीक है ना। ये मिट्टी गर्म व सूखे भागों पर पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी, ये पुरानी चट्टान से इसका निर्माण हुआ है प्रायद्वीपीय पठार के टूटने से, और ये मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है, ठीक है ना। उसके बाद लेटराइट मिट्टी आप छोड़ नहीं सकते हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह मिट्टी गर्म और अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा के पोषक तत्व पानी में घुलकर रिस कर नीचे चली जाती है। पोषक तत्व के अभाव में यह मृदा कम उपजाऊ हो जाती है, कम उपजाऊ यह मृदा आपकी हो जाती है। और यह जो मृदा या मिट्टी जो है, ये केरल के मालाबार और छोटा नागपुर आपका झारखंड का एरिया, ठीक है ना, वहाँ के पठार में उत्तर पूर्वी राज्यों में यह मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यह है, चाय, काफ़ी, काजू कौन सी मिट्टी में किया जाता है? उत्तर आपका होगा लेटराइट मिट्टी। कौन सा? लेटराइट मिट्टी। आंख मूंद के आप लोग क्वेश्चन को मार देना, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले चाय, काफ़ी, काजू किस मिट्टी में, तो लेटराइट मिट्टी। ये मिट्टी इंपॉर्टेंट थी जिसको मैंने बता दिया। अब एक बात आपको बता दूं, फिर बहुत सारे क्वेश्चन कराने को मैं आपको करा दूंगा। अब जितने भी मित्र पहली बार इससे वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी नए मित्र हैं, उनको पता नहीं होगा इन नोट्स के बारे में। जो आप लोग यहाँ पर ये देख पा रहे होगे, ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, आप सभी लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। ये नोट्स ऐसे वैसे नहीं नोट्स हैं, ये नोट्स स्पेशल नोट्स हैं। कैसे स्पेशल नोट्स हैं? सिर्फ ये स्पेशल नोट्स किसके लिए हैं? सिर्फ यह स्पेशल नोट्स आपके यूपी टेट पेपर को क्रैक करने के लिए, यूपी टेट एसएसटी स्पेशल नोट्स पेपर को पहली बार में क्रैक करने के लिए, और अधिक से अधिक नंबर आपके आ सकें उस हिसाब से इन नोट्स को तैयार किया गया है। पूरे सिलेबस को ख़त्म इन नोट्स में किया गया है। और आपको नहीं पता होगा, जो एसएसटी आपसे 60 नंबर की पूछी जाएगी, उसमें आपका हिस्ट्री भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, एग्रीकल्चर, होम साइंस एंड म्यूजिक, खेल, स्वास्थ्य, योगा, ये सब कुछ आपसे पूछा जाता है। वहाँ से 60 नंबर का पेपर बनेगा, ठीक है ना। तो आपको इनके लिए परेशान नहीं होना है कि एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ये नोट्स आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। नोट्स का प्राइस 299 रुपये। लेना कैसे? नंबर पे कॉल कर लो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, मैं खुद आपसे बात कर लूँगा, तुरंत आपको नोट्स ये वाले प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मात्र 2 से 3 दिन में आप लोग पढ़ लेना, पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा, और मैं तो आपके साथ हूँ ही, ठीक। इसके लिए कोई परेशान नहीं होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, और ये जो हमारी वीडियो जो लोग देखते हैं, 2 प्रकार की हमारे पास लोग हैं वीडियो को देखने के लिए। एक तो भाई तैयारी कर रहे लोग, स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए, एक सीट पक्की करने के लिए, करो तैयारी, हम उन्हीं के लिए हैं। एक तो दूसरे लोग जो जॉब कर रहे हैं, जो सरकारी टीचर हैं, वर्तमान में जूनियर या प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, तो दोनों को ये टेट क्वालिफाई करना है, तो उनके लिए ये नोट्स सबसे इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस आपका ख़त्म किया गया। अलग से आपको कुछ भी नहीं करना, कोई थर्ड पार्टी की किताब का यूज़ नहीं करना, कुछ भी नहीं पढ़ना, इधर उधर बिल्कुल भी भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो क्लियर हो गया ये पूरा कंसेप्ट। अब मैं तीव्र गति से सारे क्वेश्चन को आगे कराता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है? छत्रक शिला, हिमोड, भ्रंशन घाटी या डोलाइन? करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रंशन घाटी, क्योंकि कई क्वेश्चन पेपर में ऐसे देखने को मिलते हैं जिनका आंसर खुद क्वेश्चन में छिपा रहता है। जैसे यहाँ पर भ्रंशन लिखा है, भ्रंशन के द्वारा भ्रंश घाटी का ही निर्माण होगा। अब भ्रंश नदी आपसे पूछ ली जाए तो नर्मदा नदी आपकी कैसी हो जाएगी? ये भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नर्मदा नदी आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। अब पेपर में आपसे विकल्प को भी आपको ख्याल करना पड़ेगा। जैसे छत्रक शिला क्या है? अब छत्रक शिला ये रेगिस्तान में बनती है, पवन के अपर्दन से बनती है, ठीक है, पवन के द्वारा आपकी बनती है। हिमोड क्या है? हिमोड हिमनद का निक्षेपण है, हिमनद के निक्षेपण को हिमोड के नाम से जानते हैं। भ्रंशन आपको बता दिया, भ्रंश घाटी, ठीक। करेक्ट जवाब आपका थर्ड विकल्प यहाँ पर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है, पूर्णमासी को या अमावस्या को। इनमें से आपका पहला जवाब हो जाएगा पूर्णमासी को आपका चंद्र ग्रहण पड़ता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी को पड़ता है और अमावस्या को क्या पड़ता है, सूर्य ग्रहण आपका, ठीक है ना, सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या को पड़ता है, जबकि चंद्र ग्रहण आपका पूर्णमासी को पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। सिलेबस में आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताया गया है, इसलिए पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपकी 25 अक्टूबर कब, 24 अक्टूबर 1945। पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो 21 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है कि वर्नाक्युलर एक्ट जो प्रेस था ये कब पारित किया गया। यह था क्या, यह प्रेस एक्ट था। वर्नाकुलर एक्ट का मतलब था कि अगर ऐसा कोई न्यूज या अखबार एजेंसी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई छापती है आपत्तिजनक, तो उसकी पूरी प्रेस जब्त कर ली जाएगी। वो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये था 1878 का। कब, 1878 का। पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एओ ह्यूम। ये थे एक सेना से अवकाश प्राप्त अंग्रेज ऑफिसर थे ये, ठीक है ना, एओ ह्यूम। इन्होंने, ये संस्थापक थे कांग्रेस के, ये क्या थे, ये संस्थापक आपके थे। लेकिन पूछा है आपसे प्रथम अध्यक्ष, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक, तो दूसरा विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आपका करेक्ट हो गया ना। उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, JV कृपलानी, नरसिंह मेहता। राइट जवाब आपका है विनोबा भावे, जिनको आचार्य विनोबा भावे के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सन्यासी थे। ठीक, इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। ठीक, आगे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। भाई नहीं वाला बताना है। भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह इसमें आपके बिल्कुल भी शामिल, काकोरी कांड जिसका वर्तमान में नाम कांड हटा करके ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ये लखनऊ में लूटी गई ट्रेन से संबंधित आपकी घटना है। कब की घटना है ये अभी आपको बताऊंगा। और काकोरी कांड से पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं, ठीक है ना। तो अशफाक उल्लाह खां थे उसमें, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी शामिल थे, लेकिन भगत सिंह उसमें शामिल नहीं थे, ठीक है ना। तो पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग समझ लो काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन। इस एक्शन को समझने से पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए, वह बात आपकी यहाँ पर शुरू हो जाती है। सबसे पहले जो आपके ये क्रांतिकारी लोग थे, इन्होंने अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ। अब ये कानपुर में हुआ, यूपी का पेपर है, यूपी स्पेशल के भी आपसे 2 से 4 क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए इन बातों को ख्याल में रख लेना। कौन सी घटना उत्तर प्रदेश की स्पेशल है जो आपके सिलेबस में दी गई है, उनको मैं आपको बता दूंगा, आपको नहीं परेशान होने का। अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन इन लोगों ने कर दिया। अब यही लोग आगे चल करके इन्होंने काकोरी कांड अर्थात काकोरी ट्रेन एक्शन को क्या कर दिया, इन्होंने अंजाम दिया। अब पेपर में एक क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने
काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया गया। अब क्या है देखो, 9 अगस्त 1925 को यह लखनऊ के निकट काकोरी में एक रेलगाड़ी रोककर सरकारी खजाना लूटा। लूट कांड में पकड़े गए राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी, अशफाकुल्ला खां को फांसी दी गई। भाई इन लोगों को फांसी दे दी गई। अन्य को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कौन फरार हो गया था आपके काकोरी या ट्रेन एक्शन कांड में, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ से आपके फरार हो गए थे। अब पेपर के फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से कुछ एक्शन से या कुछ करके पूछ लेता है। यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, जैसे 1-2 और कांड हैं। भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध किया। लाला लाजपत राय की लाठी की चपेट में आने पर इनकी मौत हो गई थी, है ना। सैंडर्स की हत्या कर दी। तो चोट लग गई थी आपके लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के विरोध करते हुए, और सैंडर्स नाम की हत्या भी भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर के कर दी। ठीक, सैंडर्स की हत्या कर दी, पहली बात। ठीक, फिर 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली विधानसभा में बम फेंक दिया। भाई बम से नुकसान नहीं हुआ, बम जाकर के, है ना, बम से कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। तो इन्होंने बम इसलिए फेंका था ताकि इनके कानों पर जूं रेख सके, यानी कि इनको कानों से सुनाई पड़ सके, इसलिए फेंका था। इनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था। उसके बाद एक और कांड है, फिर मैं आगे बात कर लेता हूँ आपसे क्वेश्चन की, परेशान मत हो। लाहौर कांड पेपर में आपके आ चुका है। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। लाहौर में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। यह मुकदमा लाहौर कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है ना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये लाइन। 23 मार्च शहीद दिवस, ये तिथि इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर शहीद हो गए, खुद को इन्होंने गोली मार ली। ये पार्क अब आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध है। अब पेपर में आ सकता है कि भाई आज़ाद पार्क कहाँ पर है, तो प्रयागराज, इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में आपका है। जितना बताना था उतना मैंने बता दिया, एक्स्ट्रा तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि टाइम की भी एक वैल्यू होती है। वे बहुत सारे क्वेश्चन भी हमें आपको कराने हैं, ठीक है ना। जो भी लोग इच्छुक हो इन नोट्स को लेने को, तो ले लेना भाई, आपकी पूरी मदद हो जाएगी। कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ेगा आपको, नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा बस। राजा अशोक के बारे में सभी को पता है। मौर्य सम्राट अशोक थे जिन्होंने 261 BC ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। कहाँ पर? कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग किसका नाम था? उड़ीसा का कलिंग नाम था। और बाद में यही अशोक ने धम्म को अपना लिया, ठीक है ना। धर्म का प्राकृत रूप धम्म कहलाता है। धम्म में इन्होंने शिक्षा दी, है ना। और 261 ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने कभी भी युद्ध ना करने का निर्णय ले लिया था, और इन्होंने अपने पुत्र पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका धम्म के लिए भेजा था। इतना इम्पोर्टेंट है, जो सिलेबस में है मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब कनिष्क भी आपके सिलेबस में है। कनिष्क के टाइम में फोर्थ बौद्ध संगीति आपकी हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति किसके टाइम में हुई थी भाई? तो आपके संगीति तो कनिष्क के टाइम में हुई थी। और बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था, महायान और हीनयान। महायान और हीनयान किसके टाइम में बट गया था? तो भाई कनिष्क के टाइम में आपका बट गया था। अब हर्ष की भी मैं बात कर लेता हूँ। हर्ष आपके कहाँ के राजा थे भाई? थानेश्वर के बाद ये कन्नौज के राजा बन गए थे। हर्ष का जो दरबारी कवि था, जिसको बाण भट्ट के नाम से जानते हैं, आनंद कादम्बरी रचना इन्होंने की है। और प्रयाग, और इन्होंने क्या रचना की है? और बाण भट्ट ने इनके बारे में, इनकी प्रशंसा में प्रस्तुतियों की रचना भी की है। हर्षचरित की रचना किसने की है? ये पेपर में आता है आपके, और आ भी चुका है। हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने के दरबारी कवि बाण भट्ट ने की है, ठीक है ना। समझ गए आप लोग। अब मैं आगे के क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। कौन? विनोबा भावे थे आपके सत्याग्रही करने वाले। सबसे पहले आपके विनोबा भावे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है,
आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा कब किया गया था? तो यह कब किया गया था भाई? 1941, 42 या 43? तो 43 में ये किया गया था इनके द्वारा, ठीक है ना। कर तो पहले दिया गया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के टुंड्रा निवासी क्या कहलाते हैं? लैप्स, याकूत, एस्किमो, बुशमैन, क्या कहलाते हैं बताइए? तो एस्किमो कहलाते हैं भाई, एस्किमो। उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड के टुंड्रा निवासी एस्किमो कहलाते हैं। और एस्किमो इग्लू का निर्माण करते हैं भाई, इग्लू, बर्फ का घर का निर्माण करते हैं। बुशमैन है ना, ये अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। याकूत भी है एक, आपकी लैप्स भी है। ये पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपके सिलेबस में क्या हाल है बताऊँ आपको? आपके सिलेबस में कोई ऐसे टॉपिक हैं, टुंड्रा देश के हैं, सवाना प्रदेश है, ठंडे क्षेत्र है ना, और वहाँ पर ही कुछ जनजातियाँ आपकी पाई जाती हैं जहाँ से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इनको अभी मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा, उसके लिए आपको नहीं परेशान होना है। संसार का शीत ध्रुव कहलाने वाला बर्खोयांश के किस देश में है? तो ये है आपका टैगा देश में। अगला यहाँ पर कहता है, टैगा प्रदेश के वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टैगा प्रदेश के वनों को किस नाम से जाना जाता है? शंकुधारी, बोरीवियल, बोरियल वन के नाम से जाना जाता है। आपका दूसरा विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो कहता है, ऊंट की पीठ के कुबड़ में क्या इकट्ठा होता है जो पानी की कमी को पूरा करता है? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऊंट भाई रेगिस्तान में कई दिनों तक जीवित रह लेता है बिना पानी पिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बसा या चर्बी में पानी को इकट्ठा कर लेता है। अब ऊंट अपनी पीठ के कुबड़ में बसा या चर्बी को इकट्ठा कर लेता है, बसा या चर्बी को इकट्ठा कर लेता है जो पानी की कमी को पूरा करता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ऊंट को जहाज का रेगिस्तान भी बोलते हैं। जहाज का रेगिस्तान क्या बोलते हैं? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन बता दिया हूँ, और मुझे बताना भी था आपको इन जनजातियों के बारे में, ताकि 1 नंबर आपका पक्का हो सके, और इनसे क्वेश्चन लगातार देखने को मिल रहे हैं आपके। अब मैं बता ही देता हूँ इन जनजातियों के बारे में, सारी जितनी आपके सिलेबस में जनजातियाँ उनको बताता हूँ जो सिलेबस में दी गई हैं। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है नोट डाउन में कि टुंड्रा में कुछ आदिवासी जनजातियाँ पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका ग्रीनलैंड आदि के टुंड्रा निवासी, यहाँ पर क्या लिखा है? उत्तरी अमेरिका ग्रीनलैंड आदि के टुंड्रा निवासी एस्किमो कहलाते हैं। पहली लाइन इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन से आपका क्या तात्पर्य है कि एस्किमो कहाँ पर है भाई? ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका की जो टुंड्रा निवासी उसको एस्किमो के नाम से जानते हैं। फिनलैंड में क्या जानते हैं? लैप के नाम से। फिनलैंड में लैप जनजाति पाई जाती है। और साइबेरिया में याकूत। समझ गए आप लोग? 3 यहाँ पर आपको समझा दिया मैंने। पहला एस्किमो कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका ग्रीनलैंड के टुंड्रा निवासी, और फिनलैंड लैप, साइबेरिया के याकूत, इन 3 को समझा दिया। और मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, शायद जनजाति वाले चैप्टर यही आपका है, ठीक। आप लोग यहाँ पर देखते चलो चीज़ों को अच्छे से। यहाँ पर क्या लिखा है? ये वन केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। बोरियल वन भी इन्हीं को कहा जाता है, टैगा को कहा जाता है, बोरियल वन भी कहा जाता है। ये शंक्वाकार आपके होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मिल गया देखो, कि कालाहारी कहाँ पर है आपकी? कालाहारी आपकी बुशमैन जनजाति, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है बुशमैन। अरब बद्दू जनजाति, बद्दू, अरब में बद्दू, कालाहारी में बुशमैन आपकी पाई जाती है। ये मुझे बताना था, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। कालाहारी की बुशमैन पूरी तरह से शिकार पर आधारित आपकी जनजाति है। ये पूरी तरह पर शिकार पर ही निर्भर आपकी जनजाति रहती है, ठीक। अब जितने भी मित्रों को चाहिए नोट्स, तो मैसेज करके ले लेना इनको, ठीक। अब मैं आगे के क्वेश्चन को आपको यहाँ पर कराता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन अभी था मेरे ख्याल से, ऊँट को मरुस्थल का जहाज भी बोलते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी का अभाव है,
यहाँ वे जीव ही रहते हैं जिनमें पानी की कमी व गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक होती है। जैसे ऊँट की पीठ पर जो कूबड़ होता है, कूबड़ में वसा चर्बी इकट्ठा होती है, यह वसा पानी की कमी को पूरा करती है। और रेगिस्तान में आपके नेवला, हिरन, सांप, बिच्छू, गोहो, रेत, मूस, गीदड़, लोमड़ी ये भी रह लेते हैं। ये भी जानवर आपके रह लेते हैं। इनका भी है कि ये भी चर्बी इकट्ठा कर लिया करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम वर्ष 1904 में आपका पारित किया गया था। बंगाल का विभाजन किस वर्ष लागू किया गया था? 1905 में। किसने किया था? कर्जन ने इसको लागू किया था, बंगाल विभाजन। अगला, श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी में आपका ये अमृतसर पंजाब वाले एरिया में हुआ था। जनरल ओ डायर ने निहत्थे बेसहारे लोगों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार करवा दी थी, है ना। कांग्रेस की सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1000 लोग यहाँ पर मारे गए थे, वैसे 379 बताए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, शारदा एक्ट का संबंध किससे था? शारदा एक्ट ये आपका था विवाह की आयु को लेकर के, ठीक है ना। शारदा एक्ट। परमाणु ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा खनिज है भाई? परमाणु ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा खनिज है? तो आपका यूरेनियम। यूरेनियम कैसा है भाई? ये यूरेनियम आपके खनिज, परमाणु ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण खनिज स्रोत हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है आपका, केरल के तट पर पाई जाने वाली मोनाजाइट बालू से क्या प्राप्त होता है? मोनाजाइट बालू से क्या प्राप्त होता है? थोरियम। थोरियम, ठीक है ना। तो केरल के तटीय क्षेत्र में आपका मोनाजाइट में थोरियम रेत पाया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो भाई ये आपके यूपी में एक जिला है आपका बुलंदशहर। बुलंदशहर में आपका क्या है? नरोरा, उत्तर प्रदेश में, वहीं पर आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। ठीक, रावत भाटा कहाँ पर है? राजस्थान में, गुजरात में, काकड़ापारा या काकड़ापारा, महाराष्ट्र में रावत, महाराष्ट्र में क्या है भाई? तारापुर। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का नरोरा आपका दिया ही गया है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आपसे बन सकता है। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 10 अगस्त 1948 को हुई, करेक्ट हो जाएगा जवाब। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपके सामने कहता है, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो अभी वर्तमान में मैं बात करूं, गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। गुजरात की तट रेखा आपकी लंबी है और पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा अग्रणी यही आपका उत्पादन में है, पवन ऊर्जा में गुजरात। दूसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु, सेकेंड नंबर पे आपका तमिलनाडु आता है। अगला क्वेश्चन कहता है, अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अम्लीय मिट्टी है ना, ये एग्रीकल्चर का है क्वेश्चन दरअसल। तो चूने का प्रयोग करने से अम्लता उसकी कम की जा सकती है, सुधार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कहता है, संगीत में कुल कितने स्वर हैं भाई? शुद्ध प्लस विकृत दोनों मिला के बताने हैं आपको। तो 12 हैं, 7 + 5 = 12। ठीक, शुद्ध और विकृत टोटल कितने हैं? 12 आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो इंग्लैंड को माना जाता है, सभी को पता है कि क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। उसके बाद अगला कहता है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो 1896 में आधुनिक ओलंपिकों की
शुरुआत हुई, करेक्ट हो जाएगा जवाब। आगे क्वेश्चन आपका कहता है फुटबॉल मैच में कितने खिलाड़ी बदले जा सकते हैं भाई, कितने बदले जा सकते हैं? तो 3 आपके बदले जा सकते हैं, 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला कहता है ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं, आ चुका है क्वेश्चन। तो 5 होते हैं। महाद्वीप के प्रतीक के रूप में है। अभी मैं थ्योरी में बता दूंगा आपको अच्छे से, ये खेल से भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं आपके। बैडमिंटन में एक सेट में कितने अंकों का होता है, एक सेट कितने अंकों का होता है, एक सेट कितने अंकों का होता है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट कर देना है, ठीक। ये आपके लिए मैं देता हूँ आपको। संगीत में अचल स्वर, संगीत में अचल स्वर तो सा और पा आपके अचल स्वर होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है अचल कौन सा है, चल कौन सा है? अभी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, अभी सिर्फ क्वेश्चन को एक बार देख लो आप अच्छे से। संगीत में सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? संगीत में सप्तक 4 प्रकार के आपके होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी जस्ट आपको बताता हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग देख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा कब दिया गया था? तो भाई ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था अगस्त में। तो कब दिया गया होगा? तो 1942 में ही दिया गया होगा। गांधी जी के द्वारा आपका दिया गया था करो या मरो, 1942 आपका हो जाएगा जवाब। अब मैं आपको ये कुछ संगीत वाला टॉपिक समझा देता हूँ, ठीक है ना। इसको कौन से चल स्वर हैं, कौन से अचल स्वर आपके हो जाएंगे, और थोड़ा सा खेलों के बारे में बता देता हूँ। बैडमिंटन में कितने सेट, ओलंपिक ध्वज या ओलंपिक ध्वज 5 देश 5 महाद्वीपों को दर्शाता है, इनको थोड़ा सा बताता हूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग समझ लो, ठीक है ना। शास्त्रीय संगीत में कुल 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 5 आपके विकृत होते हैं, टोटल मिलाकर के 12 आपके हो जाते हैं स्वर, ठीक है ना। उसके बाद देखो 7 शुद्ध कौन से हैं? सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, नी तक आपके ये 7 स्वर आपके होते हैं, ठीक है ना। ये स्वर आपके दिए गए हैं। उसके बाद विकृत स्वर 5 आपके हैं। कोमल रे, कोमल गा, तीव्र मा, कोमल धा, कोमल नी। इसका मतलब क्या है? रे गा मा धा नी, ये आपके क्या है? ये विकृत आपके हैं। जैसे रे क्या है? रे आपका कोमल, गा कोमल, मा तीव्र होता है, धा कोमल होता है, नी भी कोमल होता है। ये है इनका मतलब। अब आपको ध्यान में क्या रखना है भाई कि सा और पा सभी कोमल या तीव्र नहीं होते हैं। कुल मिलाकर भारतीय संगीत में 12 स्वर माने जाते हैं, सिंपल सी बात है। और 3 प्रकार के सप्तक होते हैं, 3 प्रकार के आपके सप्तक होते हैं। एक होता है मंद्र सप्तक, नीचे से नीचे के स्वर, एक मध्यम या मध्य सप्तक सामान्य स्वर, एक तार सप्तक ऊंचे स्वर आपके होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये फिर से रिवीजन कर लो आप लोग। यहाँ पर कुल स्वर कितने भाई? 12, शुद्ध कितने? 7, विकृत कितने? 5। सा और पा कैसे हैं? अचल हैं। सा और पा कैसे हैं? अचल हैं। माँ का तीव्र रूप होता है, रे गा धानी ये कोमल रूप होते हैं। इनको पढ़ लेना, ये PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इन्हीं नोट्स के साथ में, पूरा नोट्स कंप्लीट मिल जाएगा। ये रहा म्यूजिक का मामला, ठीक है ना। कौन सा राग, राग भैरवी, ये सब कुछ कर दिया मैंने इसमें, ताकि कुछ भी आपको अलग से ना करना पड़े, ठीक है ना। ये रहा आपका म्यूजिक संगीत का नोट्स। अब मैं आगे बात करता हूँ आपसे। आधुनिक ओलंपिक बैरन पियरे डी कुबर्टिन, शुरुआत 1896 एथेंस, 16 1940 में आयोजन नहीं हुआ। किताब में पाठ्यक्रम में यही लिखा है, डायरेक्ट नहीं हुआ। फिर ओलंपिक ध्वज से क्वेश्चन बनता है, 5 जुड़े हुए छल्ले, रंग नीला, काला, लाल, पीला, ये 5 महाद्वीप के प्रतीक आपके हो जाते हैं, ठीक है ना। और पैरा ओलंपिक खेल 1960 में रोम इटली में शुरू हुए थे। 23 देशों के लगभग 400 खिलाड़ी
और 8 पदक, ये आपका थोड़ा पुराना डेटा दिया गया है। इससे कोई आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें थोड़े से खेल हैं आपके, इन पे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा की जाएगी। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते तो इन नोट्स को लेकर के आप लोग पढ़ लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।